स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश जीके थ्रू PYQs की इस श्रृंखला में, जहां पर हम हिमाचल प्रदेश जीके के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं PYQs के थ्रू। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा HPAS 2023 में पूछे गए प्रश्नों को कवर कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किए गए 2025 के असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में पूछे गए हिमाचल प्रदेश जीके के प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लास्ट लेक्चर में हमारे पास एक प्रश्न रह गया था चंद्रताल, उसको पढ़ लेते हैं कि चंद्रताल, इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है कि पहली स्टेटमेंट है कि चंद्रताल लेक हमारे पास लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है और 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 6000 मीटर की ऊंचाई पर तो हिमाचल की कोई लेक है ही नहीं, ठीक है। और अगर हम चंद्रताल की बात करें तो इसकी हाइट लगभग हमारे पास 4300 मीटर के आसपास है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि सूरजताल लेक इज़ द सोर्स ऑफ स्पीति रिवर, कि हमारी सूरजताल जो झील है वहाँ से स्पीति रिवर निकलती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सूरजताल से हमारे पास कौन सी रिवर निकलती है? सूरजताल से भागा रिवर निकलती है। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों लेक्स की बात करें तो दोनों लाहौल स्पीति में है। आपके पास सूरजताल कहीं यहाँ पे लाई करता है और चंद्रताल इधर, और बीच में एक दर्रा है बारालाचा दर्रा, बारालाचा ला, ठीक है। तो बारालाचा के एक एंड से हमारे पास सूरजताल है और एक एंड पे चंद्रताल लेक है, और सूरजताल से भागा रिवर निकलती है और चंद्रताल से चंद्रा रिवर, और दोनों मिलती है तांदी नामक जगह पे, दोनों मिलती है तांदी में, और फिर चंद्रभागा नदी जानी जाती है। तो ये वैली चंद्रभागा वैली के नाम से जानी जाती है, यहाँ की वैली। तो वहीं अगर हम सूरजताल लेक की बात करें तो सूरजताल लेक लगभग 4950 मीटर की ऊंचाई पर है, और चंद्रताल की हमने बात करी थी कि 4300 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन भी था कि स्पीति रिवर का सोर्स हमें बताया गया था एक। तो स्पीति रिवर अगर हम बात करें तो स्पीति नदी सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज नदी कहीं शिपकिला से एंटर करती हुई कहीं यहाँ से जाती है सतलुज, है ना। तो सतलुज की ट्रिब्यूटरी हमारे पास है स्पीति नदी। तो हम एक सही ढंग से बनाते हैं इसको थोड़ा सा। तो मान लीजिए यहाँ से कहीं से आ गई हमारे पास, ये है सतलुज नदी। तो स्पीति नदी यहाँ से तो ये कहाँ से निकलती है स्पीति नदी? ये स्पीति नदी है मान लो। तो स्पीति नदी हमारे पास कुंजुम दर्रे से निकलती है, कुंजुम के एक साइड से निकलती है और स्पीति वैली को पूरा बनाती है, देन एंटर करती है किन्नौर में, और किन्नौर में मिल जाती है शायद खाव नामक जगह पे सतलुज के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो ये इन दोनों लेक्स के बारे में प्रश्न था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास बोला गया है कि इन विच ईयर डिड द टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की गई थी? तो ये प्रश्न हमारे पास हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से संबंधित है ना। तो ऑप्शन में ए 1 सितंबर 1956, 15 अगस्त 1957, सी में 1 नवंबर 1962,
और 1 फरवरी 1960। अगर हम टेरिटोरियल काउंसिल की बात करें तो टेरिटोरियल काउंसिल हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात अगर जब हम करते हैं, हम जानते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हम एक चीफ कमिश्नर स्टेट बने थे और 1948 से 1951 तक हम चीफ कमिश्नर स्टेट रहे थे। और जो हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर, वो थे एनसी मेहता जी। इस तरह से हम याद रखेंगे, ठीक है। और 1948 से लेकर के 1951 तक अगर हम हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात करें, 1948 से 51 तक हम चीफ कमिश्नर स्टेट रहे थे और 51 से लेकर के 1956 तक हम पार्ट सी स्टेट के रूप में रहे थे। जब पार्ट सी हम बने थे तो एक एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था हिमाचल में। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे पास थे लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह जी, ठीक है। और इसी बीच 1952 में चुनाव हो जाते हैं विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं। 36 सीट थी हमारे पास उस टाइम, 36 सीट्स थी। और फर्स्ट सीएम हमें मिलते हैं 1952 में वाई एस परमार जी के रूप में पहले सीएम मिल जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम रफली देखें 1956 से लेकर के 1971 तक हम एक यूनियन टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट करते हैं बाद में। और इसी बीच 1957 से 1963 57 से 63 के बीच में जो ये विधानसभा थी ये भंग कर दी जाती है, ठीक है। और उसकी जगह टेरिटोरियल काउंसिल बना दी जाती है, क्षेत्रीय परिषद बना दी जाती है। और एक अस्थायी क्षेत्रीय परिषद थी जो काम कर रही थी 1957 से 1963 में। तो इस प्रश्न में हमारे पास एक 1957 ऑप्शन बी था, ऑप्शन नंबर बी था शायद 1957। तो क्षेत्रीय परिषद यानी टेरिटोरियल काउंसिल आपके पास 1957 में एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। 15 अगस्त एग्जैक्टली हम बात करें 15 अगस्त 1957 को क्षेत्रीय परिषद के रूप में क्षेत्रीय परिषद एग्जिस्टेंस में आई थी हिमाचल प्रदेश में। और ये बात हम जानते हैं कि उसके बाद 1971 को हम एक पूर्ण राज्य के रूप में एग्जिस्ट होते हैं 25 जनवरी 1971 एग्जैक्टली। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि जयवंत राम जी जो पहले स्पीकर के रूप में जिन्होंने काम किया था, देखिए 1952 से 56 में 1952 से 56 के बीच में हमारे पास यूटी ही था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो स्पीकर थे, विधानसभा जो बनी थी, स्पीकर जो थे फर्स्ट स्पीकर जयवंत राम जी थे। जयवंत राम जी ने कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया था ये हमें बताना है। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का ही प्रश्न है। तो इसका आंसर आपके पास भटियात, ठीक है।
बटिहात से वो संबंध रखते थे, जयवंत राम जी, बटिहात कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो आप बताएंगे कि जो 1952 के चलते आप बताएंगे 1952 में जो चुनाव हुए थे वो 36 सीट्स के लिए हुए थे, ठीक है, 36 सीट्स के लिए हुए थे ना, और इनमें से 24 वोट्स मिले थे हमारे पास कांग्रेस को, और जो वाई.एस. परमार जी थे वो सीएम बने थे, है ना, फर्स्ट सीएम हिमाचल प्रदेश के। और अगर हम सेक्रेटरी की बात करें, यानी सचिव, तो फर्स्ट सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के हमारे पास के.एल. मेहता जी थे। हाँ, अब हमारे पास एक और चीज़ था कि एन.सी. मेहता कौन थे फिर? एन.सी. मेहता जी वो थे जब हमारे पास हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, तो ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे, ठीक है, चीफ कमिश्नर। जब चीफ कमिश्नर स्टेट था हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर के 51 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्रिटिश राज में शिमला में पहली म्युनिसिपल सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो म्युनिसिपल सरकार की स्थापना ब्रिटिश काल में बोला गया है, कब हुई थी? 1857 अगस्त में, नवंबर 1883 में, जनवरी 1857 में, या दिसंबर 1851 में, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। तो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर दिसंबर 1851 में, डी इसका करेक्ट आंसर है। अब जानते हैं म्युनिसिपल गवर्नमेंट के बारे में। जो हमारी नगर पालिका, म्युनिसिपल है नगर पालिका ना, नगर पालिका इनफॉर्मली अगर हम बात करें, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, ब्रिटिश म्युनिसिपल गवर्नमेंट 1830 में बनी थी वहाँ पे, और लेटर जब आपके पास 1851 आता है तो यहाँ पे हमारे पास एक नगर पालिका, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, नगर पालिका, म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना शिमला में कर दी जाती है 1851 में। और पहले आपके पास जो इनके सदस्य थे वो अपॉइंटेड होते थे, और बाद में उसके बाद फिर इलेक्टेड होने लगे, है ना, इलेक्टेड। और 1871 तक आते आते हमारे पास ये जो म्युनिसिपैलिटी थी ये क्लास 1 म्युनिसिपैलिटी बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कि मानिकचंद द्वारा लिखित धर्मचंद नाटक किस वर्ष लिखा गया था? धर्मचंद नाटक हमें पता है कि मानिकचंद ने लिखा था धर्मचंद नाटक, और ये सन 1562 में जाकर के उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो कांगड़ा के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो कांगड़ा के इतिहास में इसका जिक्र है धर्मचंद नाटक का, जो लिखा था मानिकचंद जी ने जो लिखा था। और किस पर लिखा था? रूलर थे उस टाइम रूपचंद। किस समय की बात थी ये? लिखा इन्होंने 1562 में था ये, है ना। लेकिन रूपचंद का कार्यकाल 1360 से लेकर के 75 तक रूपचंद एक रूलर हुआ करते थे कांगड़ा के, तो उन पर लिखा गया था। वो रूलर जिसने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए अपनी टेरिटरी को दिल्ली तक पहुंच गया था। ये दिल्ली के प्लेन्स तक पहुंच गए थे। दिल्ली में उस समय शासन था फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक ने
क्या किया उसके बाद? फिरोज शाह तुगलक ने, हम जानते हैं उसके बाद कि नगरकोट 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 तक इन्वेड करने के लिए 1365 में अपनी सेना भेजी, है ना। और इस अटैक के दौरान उन्होंने जो ज्वालामुखी टेम्पल है, ज्वालामुखी टेम्पल से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1300 किताबें, टेक्स्ट जो थे, जो संस्कृत में लिखे गए थे, उनको वहाँ से ले गया और उनको ट्रांसलेट किया, बाद में जा कर के ट्रांसलेट किया फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और ट्रांसलेट करने वाले का नाम पूछ लेता है कि अजाउद्दीन खालिद खानी, अजाउद्दीन खालिद खानी ने ट्रांसलेट किया इसको। और किस नाम से ट्रांसलेट किया? पर्शियन नाम ही होगा कोई। दलील ए फिरोज शाही नामक नाम से इसको फारसी में ट्रांसलेशन किया। अब ये दलील ए फिरोज शाही, इसमें आपके पास किस चीज़ से संबंधित थी? फिलॉसफी हो गया, फिलॉसफी, और कुछ इसमें एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन, और कुछ बातें इसमें इन चीज़ों की थी। मतलब टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट चुराया और उसको बाद में ट्रांसलेट किया फारसी में दलील फिरोज शाही नाम से, और ट्रांसलेटर करने वाले का नाम खालिद खानी था। फारसी भाषा में ट्रांसलेट की गई थी 1300 किताबें ज्वालामुखी टेम्पल से। ठीक है, तो ये भी हमने जान लिया कि 1562 में अपने पास मानिकचंद द्वारा धर्मचंद नाटक लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न भी हमारे पास हिमाचल के इतिहास, एचपी की हिस्ट्री से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, और इसमें स्टेटमेंट्स दी गई है। इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? पहली स्टेटमेंट बोलती है कि जो राजा बलदेव चंद था कांगड़ा का, वो पहले वॉइस रीगल दरबारी थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, इन द बैटल ऑफ महल मौर्या में, बैटल ऑफ जो महल मौर्या की लड़ाई हुई, संसार चंद पराजित हुए थे। तीसरा, 1825 में सिखों ने कुटलहर के महल में किले की घेराबंदी की थी। एंड चौथा स्टेटमेंट जो है, चौथी स्टेटमेंट, देसा सिंह मजीठिया को महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा के किले का किलेदार नियुक्त किया था। इसमें अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि राजा बलदेव चंद पहले वाइस रीगल दरबारी थे। और दूसरा, बैटल ऑफ महल मौर्या में संसार चंद डिफीट हो गए थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, 1825 में सिखों ने कुटलहर फोर्ट को कब्जे में ले लिया था, ये भी ठीक है। और चौथा, देसा सिंह मजीठिया जी को किलेदार ऑफ कांगड़ा घोषित किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। तो सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है, तो नन ऑफ दीज इज नॉट ट्रू। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के डिटेल्स जब हम देखते हैं, तो जो राजा बलदेव चंद थे, राजा बलदेव चंद जो थे, ये वॉइस रीगल दरबारी थे। हरिपुर जो आज की जगह है, वहाँ पे एक किला था, हरिपुर फोर्ट के इनको दरबारी, वॉइस रीगल दरबारी, यानी ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किया गया एक ऑफिशियल, जो
उस पर्टिकुलर फोर्ट की, उस एरिया की रखवाली करता था, दरबारी के रूप में बोल सकते हैं, दरबारी बोल सकते हैं। तो 1920 से लेकर के 1959 तक ये वॉइसरेगल दरबारी हरिपुर फोर्ट के थे। वहीं अगर हम महल मौर्या की बात करें, महल मौर्या एक वह जगह जो आज के हमीरपुर में आज के हमीरपुर में है, और हमीरपुर कांगड़ा की बाउंड्री पर उस टाइम हुआ करती थी महल मौर्या जगह। तो वहाँ पे संसार चंद जो कांगड़ा के रूलर थे वो डिफीट हो गए थे। इनको डिफीट करने वाले कौन थे? एक गोरखा आपके पास सैनिक थे, अमर सिंह थापा कमांडर थे, और उन्होंने जो अन्य राजा थे बिलासपुर के कहलूर उस टाइम जो था, महाराजा महानचंद के साथ मिलके महल मौर्य नामक स्थान में अमर सिंह थापा द्वारा संसार चंद जी को हरा दिया जाता है। और ये बात हमारे पास 1806 की है। ठीक है, एक महान रूलर थे ये कांगड़ा के, संसार चंद। तो ये हार जाते हैं 1806 में, क्योंकि संसार चंद से सारे पहाड़ों के जो अन्य उनके साथ कांगड़ा के साथ लगते हुए इलाके थे, तो खासकर कहलूर, तो उनसे काफ़ी दुखी थे, क्योंकि संसार चंद एक्सपेंशन करते जा रहे थे। तो महान चंद ऑफ कहलूर ने अमर सिंह थापा की मदद से 1806 में महल मौर्या में संसार चंद को हरा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाद में जो संसार चंद है कांगड़ा के, वो मदद मांगेंगे महाराजा रणजीत सिंह से, है ना, गुरखाओं के खिलाफ। अमर सिंह थापा कमांडर जो थे उनके खिलाफ कि हमारी मदद करो। बाद में जब संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगते हैं, तो 1809 की ट्रीटी आप याद रखेंगे, ज्वालामुखी 1809 में ज्वालामुखी नामक स्थान में एक ट्रीटी होती है संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, जिसमें संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह मान जाते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह संसार चंद की मदद के लिए मान जाते हैं। और उसके बदले में क्या? उसके बदले में संसार चंद जो नगरकोट का किला था, नगरकोट फोर्ट, किसको दे देते हैं? फिर महाराजा रणजीत सिंह को देने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, और ये एग्जैक्ट डेट अगर इसकी रखें 1809, तो हमें पता है एग्जैक्ट डेट इसकी अगर हम बात करें तो 24 अगस्त में ये मान लो कि MOU साइन हो जाता है दोनों के बीच। ठीक है, और जो नगरकोट फोर्ट पर सिखों का आधिपत्य हो जाता है, और महाराजा रणजीत सिंह नगरकोट फोर्ट का पहला किलेदार देसा सिंह मजीठिया को बना देते बाद में जाकर के, जिसको हम गवर्नर ऑफ द फोर्ट बोल सकते हैं, या फिर निज़ाम, जो पहले सिख निज़ाम थे, किलेदार थे, देसा सिंह मजीठिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर कि हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम कला और वास्तुकला का आधार क्या था? तो लकड़ी, तांबा, लोहा, प्रस्तर यानी स्टोन। तो मुख्यतः यहाँ पे हमें स्टोन भी मिलते हैं और वुड भी मिलते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो प्रेवेलेंट था अकॉर्डिंग टू HP
PSC, wood was the relevant one। हिमाचल की सबसे प्राचीनतम कला और वास्तुकला लकड़ी पर ही आधारित थी, लकड़ी के ही हमारे पास आर्किटेक्चर हुआ करता था। तो इसमें ज़्यादा देखने को है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कीरग्राम किरातों के प्रसिद्ध राजधानी थी। कीरग्राम जो आज का वैजनाथ है, इनको वैजनाथ, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि किरातों की प्रसिद्ध राजधानी थी। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि विश्वेश्वर का मंदिर जो है ये यूनिक एग्जाम्पल है लेटर गुप्ता ट्रेडिशन ऑफ शिखर टेम्पल्स का। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि उत्तर गुप्तकालीन शिखर शैली का ये अद्भुत टेम्पल है जो कि कुल्लूम के बजौरा में है। कहाँ पे है? बजौरा में। और तीसरी स्टेटमेंट, त्रिलोकीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर चंद्रभागा घाटी में स्थित है। तो ये भी ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे। और चौथी स्टेटमेंट, त्रिलोकीनाथ का मूल मंदिर 8वीं शताब्दी में ललितादित्य ने बनाया था। तो ये बिल्कुल ठीक। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ठीक है। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो जो कीरग्राम था, कीरग्राम जो वैजनाथ है ना, जो वैजनाथ है उसका प्राचीन नाम था कीरग्राम। और कीरग्राम हमारे पास थी किरातों की राजधानी। किरातों की राजधानी, किरात क्या थे? किरात हमारे पास एक एंशियंट ट्राइब हिमाचल प्रदेश की हम पढ़ते हैं। किरातों का जिक्र हमें भैरवी द्वारा रचित किरात अर्जुन में इसका जिक्र मिलता है, जहाँ पे किरातों के राजा और अर्जुन के साथ उनके युद्ध के बारे में बताया गया। तो ये किरात हमारे पास एक और इसके बारे में फैक्ट हम देखते हैं कि किरात नामक जो जनजाति थी प्राचीन हिमाचल की, तो किरातों के राजा शांभर और हमारे पास दिवोदास, जो शांभर वर्सेस दिवोदास जो आर्यों के राजा हुआ करते थे, आर्य, उनके बीच में 40 वर्ष तक युद्ध चला था, उसका भी जिक्र हमें मिलता है। और किरातों के बारे में हमें महाभारत, वेद और पुराणों में भी जिक्र मिलता है। और बाद में इनको जो टाइटल मिला किरातों को, वो मवाणा के नाम से भी ये बाद में जाने गए, यमुना और सतलुज के रीजन में किरातों को। तो ये हमें देखने को मिलता है किरातों के बारे में और कीरग्राम के बारे में। दूसरे में विश्वेश्वर जो मंदिर था वो बजौरा में हमने देखा था, कुल्लू के बजौरा में, कहीं पे बजौरा में, है ना। और इस टेम्पल में हमें क्या बोलते, ये शिखर शैली, ये शैली पूछी जाती है कई बार, शैली कौन सी, कला शैली कौन सी थी। तो ये शिखर शैली का टेम्पल था, शिखर। और दूसरी अन्य शैलियाँ इंग्लिश में पेंट रूफ और पैगोडा, इस तरह से हमें देखने को मिलती है टेम्पल्स के अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो अगर हम बात करते हैं बजौरा के विश्वेश्वर टेम्पल की, तो ये 10th सेंचुरी में बनाया गया टेम्पल था, 10th सेंचुरी AD में। इसके साथ ही अगर कुल्लू में और मंदिरों की बात करें तो जो बिजली महादेव मंदिर है, इसकी शैली पेंट रूफ स्टाइल में है, हाँ। और उसके अलावा जो पेंट रूफ स्टाइल में है वो चंबा की लक्षणा देवी भरमौर में स्थित है। लक्षणा देवी जिसको भरमौर की छतराड़ी में
छत्राड़ी में स्थित टेम्पल। और इसके अलावा जो पैगोडा शैली के टेम्पल हिमाचल प्रदेश में कुछ एक अगर बात करें तो पैगोडा में हमारे पास त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर आपके पास मिलेगा कुल्लू में, वो पैगोडा शैली में है। और इसके साथ ही हमें मृकुला देवी टेम्पल मिलता है पेंटरूफ में, मृकुला देवी। तो इस तरह से हमारे पास मंदिरों की शैली और आर्किटेक्चर, अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल है जो मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट हम जब देखते हैं कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट थी हमारे पास जो त्रिलोकीनाथ के बारे में, त्रिलोकीनाथ टेम्पल उदयपुर का, यहाँ पे कहीं पे इस रीजन में, तो ये यहाँ से भागा रिवर आएगी और यहाँ से चंद्रा रिवर तांदी नामक स्थान पे मिलके चंद्रभागा बनाएगी। और ये जो वैली है ये पट्टन वैली, चंद्रभागा वैली या चिनाब वैली के नाम से जानी जाती है। और उसी में हमारे पास त्रिलोकनाथ का मंदिर देखने को मिलता है। इस मंदिर के बारे में विशेष बात ये कि ये 10th सेंचुरी में बना हुआ मंदिर था, है ना, 10th सेंचुरी में बना हुआ मंदिर। तो इस मंदिर को बौद्ध लोग भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं। तो इस मंदिर में जो कारदार है, खास बात ये कि जो कारदार है वो बिलोंग करता है, ठाकुर होता है जो हिंदू जिनको हम मानते हैं। और जो पुजारी होते हैं इस त्रिलोकीनाथ मंदिर के पुजारी एक लामा होते हैं, लामा जो एक बुद्धिस्ट है ना, बुद्धिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म दोनों मतों के लोगों को लोग मानते हैं इनको। और इंस्क्रिप्शन में ये मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण किया था ध्वंजरा राणा ने, एक राणा हुआ करते थे वहाँ के, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद उनकी मदद की थी साहिल वर्मन जो चंबा के थे, साहिल वर्मन ने भी उनकी मदद की थी। और ओरिजिनली ऐसा मानते हैं कि ललितादित्य ने कश्मीर के जो राजा थे उनके द्वारा 18th सेंचुरी में। तो ये बात हम जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन हमारे पास हिमाचल की मूर्ति कला से संबंधित प्रश्न है। हिमाचल की मूर्ति कला में को इनमें से किन समूहों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पे पौराणिक और मानवीय आकृतियाँ, पशु आकृतियाँ, डिज़ाइन आकृतियाँ, कृषि और डिज़ाइन आकृतियाँ, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन यानी ज्यामितीय डिज़ाइन आकृतियाँ। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल के जो स्कल्पचर है उनमें आपको अकॉर्डिंग टू HPPSC तो ये माइथोलॉजिकल और ह्यूमन फिगर्स भी मिलेंगे, है ना, और एनिमल फिगर्स भी मिलेंगे और एग्रीकल्चरल डिज़ाइन भी मिलेंगे, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन नहीं मिलेंगे। तो 1, 2 एंड 3 इज़ करेक्ट आंसर। तो इसमें देखने वाली बात ज़्यादा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब चलते हैं हम, तो अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि हिमाचल प्रदेश हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल की जो पहला सम्मेलन हुआ वो 1948 में सुकेत में किया गया। पद्मदेव हिमालय हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के प्रधान चुने गए थे। और 10वां राज्य की स्थापना 1170 में की गई थी। जसवां के राजा पूर्वचंद ने अपनी राजधानी राजपुरा में स्थापित की थी। इस प्रश्न को देखते हैं कि ये हिमाचल की जो प्रजामंडल वाला पोर्शन है, प्रजामंडल फ्रीडम स्ट्रगल में प्रजामंडल और साथ में हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन को मिक्स किया गया है। तो जब हम देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, दूसरी भी इनकरेक्ट।
और तीसरी और चौथी करेक्ट है इसकी। तो इसमें जो हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है उसकी स्थापना हमारे पास 1946 में की जाती है। बेसिकली 1927 से ही इनकी शुरुआत हो गई थी क्योंकि ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सेशंस होते हैं अलग अलग, जहाँ पे लोग बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हो हर एक प्रिंसिपल स्टेट्स में, लेकिन हिमाचल प्रदेश से कोई प्रतिनिधित्व उस समय नहीं हुआ। 1938 में लुधियाना में जब हुआ इसी ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन, तो वहाँ पे हिल स्टेट से प्रतिनिधि गए थे और हिमालयन स्टेट्स में जो प्रजामंडल स्थापित करने का श्रेय अलग अलग लोगों को जाता है, जिसमें भागमल सोहटा जी थे, भागमल सोहटा जी और वाई.एस. परमार जी। तो उसके बाद हिल स्टेट में भी अलग अलग प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिनका काम यही था कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाना और एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के लिए प्रयास करने। तो उसी कड़ी में हमारे पास 1938 में जब ये लुधियाना सम्मेलन हुआ, तो उसके बाद हिमालयी रियासती प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे पास बन जाते हैं पंडित पदम देव जी। ठीक है। और आफ्टर दैट हिमालयन हिल स्टेट की कॉन्फ्रेंस होती है, हिमालयन हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस 1939 में होती है। और देन आफ्टर दैट उसके बाद आप अपने पास हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बन जाती है 1946 में। ये इम्पॉर्टेंट है, 1946 में, 46 में इसमें स्वामी पूर्णानंद जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ठीक है। तो और जो पदम देव जी थे वो बन जाते हैं हमारे पास जनरल सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी पदम देव जी और प्रेसिडेंट पूर्णानंद जी। पदम देव जी बुशहर से थे, पूर्णानंद जी मंडी से। और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट तो स्वामी पूर्णानंद थे, वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास श्याम चंद नेगी जी थे, जो उस टाइम के जो अपने पास टिहरी गढ़वाल का इलाका था, टिहरी गढ़वाल, वहाँ से संबंध रखते थे। और नेक्स्ट थे शिवानंद रमौल जी, शिवानंद रमौल, इनको बना दिया जाता है जॉइंट सेक्रेटरी। तो इसके बाद हमारे पास 1946 में नाहन में एक कॉन्फ्रेंस होती है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, नाहन सिरमौर में। और एक फ्रेश इलेक्शन फिर से हो जाता है, जिसमें वाई.एस. परमार जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और जो पदम देव जी थे इनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल
की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो ये ज्योग्राफी, हिमाचल की ज्योग्राफी और मैपिंग से संबंधित प्रश्न है कि चंद्रखणी पास इनमें से किन को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन में हमारे पास धर्मशाला और चंबा दिया गया है, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, तीसरा नगर और मलाना, और चौथा स्पीति और लद्दाख। तो अगर हम बात करें चंद्रखणी पास की, तो ये नगर और मलाना जो दोनों कुल्लू में है, इन दोनों प्लेसेस को कनेक्ट करता है। तो ये चंद्रखणी पास कहीं कुल्लू में यहाँ पे है, ठीक है। और ये नगर, यहाँ नगर है और यहाँ पड़ता है ना ये, तो ये नगर और मलाना, मलाना जो कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और नगर कुल्लू में एक स्थित जगह। तो वहीं अगर हम कुल्लू और यहाँ पे ये कुल्लू है और ये लाहौल स्पीति है, कुल्लू लाहौल स्पीति के बीच में आपके पास है रोहतांग पास, ठीक है। रोहतांग पास और यहाँ लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है यहाँ पे कुंजुम पास और यहाँ पे लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करने वाला कुंजुम, एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कहीं शिंगोला पास जो लाहौल स्पीति को क्या बोलते हैं, लद्दाख से कनेक्ट करता है। शिंकोला जिसको बोलते हैं शिंकोला, और यहाँ यहीं पे बड़ा लाचा पास। तो इस तरह से ये कुछ एक पासेस है जो हमने देखे आसपास के। इनको डिटेल में हम ज्योग्राफी में कभी कवर करेंगे। और अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और पास आता है हामटा पास, कुल्लू में ही हामटा पास आपके पास कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और लाहौल को लद्दाख से हमने देख लिया शिंगोला, और लाहौल और लद्दाख को एक बड़ा लाचा पास भी कनेक्ट करता है। इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।